अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं इसे हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड। स्टोकियो मीन एलिमेंट्स एंड मेट्री मीन मेजरमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना, दैट इज नोन एज ए स्टोकियोमेट्री। इस चैप्टर के शुरू में हमने एटॉमिक मासेस को पढ़ा, हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा। अब हम इन फार्मूलाज को यूज करने के बाद हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब इन एलिमेंट्स को मिला के मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब हमारे पास केमिकल इक्वेशंस दो तरह से होती हैं। एक को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन, और एक जो होगी वो ऑर्डिनरी इक्वेशन होगी। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमारे पास उर्दू के अंदर कोई शायर होता है, वो अपनी शायरी को एक शेर के जरिए इजहार कर रहा होता है, उसके ऊपर अंदर बहुत सारे बातें जो हैं बयान की जा सकती हैं। ऐसे अगर आप किसी शायर का एक छोटा सा शेर की तशरीह करते हैं तो आप 2-3 पेजेस के ऊपर उसका मफहूम लिखते हैं। जस्ट लाइक केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा शेर है, एक छोटी सी पोएट्री है, और वो जो इक्वेशंस होते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें बता रही होती है कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है। अब हमारे पास व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आप कहेंगे ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है। जहाँ ये हमारे पास एक स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूलाज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है H2 + O2 gives us H2O, तो ये इक्वेशन एक बैलेंस नहीं है, ये हमें नहीं बता रही कि कितने हाइड्रोजन हमें चाहिए, कितने ऑक्सीजन चाहिए और कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये जो इक्वेशन होती है दैट इज नोन एज ए कॉमन केमिकल इक्वेशन। अब ये जो कॉमन केमिकल इक्वेशंस होती है इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाती हैं, यानी ये अपनी बात, अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, ये इक्वेशन हमें कंडीशंस के बारे में भी नहीं बता रही, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी नहीं बता रही, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता रही, इसकी केमिकल चेंज कौन से आने वाली है, कैसे होंगे, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिजिकल स्टेट क्या है, इंथैल्पी चेंज होगी या नहीं होगी, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म्स क्या होंगे, इसमें फैक्टर्स कौन से जो है वो डिपेंड करते हैं, वो इस पे ये हमें नहीं बता रही। अगर इस केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। या तो हीट एंड ट्रायल मेथड, आप एक तरफ देखेंगे कितने ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ देखेंगे, इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए बैलेंस कर सकते हैं, या इसी इक्वेशन को हम रिडॉक्स मेथड के जरिए बैलेंस कर लेते हैं। जब किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, नाउ इट बिकम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ये हमारे पास स्टिचोमेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, यानी स्टाइकोमेट्री हमारे पास क्या होती है, तो हम कहते हैं ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है which gives a quantitative relationship between reactant and product, कि रिएक्टेंट्स कितने होंगे और इससे मिलने के बाद प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो इस अमल को आपने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं और यही हमारे पास स्टाइकियोमेट्री कहलाएगी। अब ये इक्वेशन जो है ये हमें बता रही है कि इसके अंदर 2 मोल्स हाइड्रोजन के इस्तेमाल हुए हैं, तो 2 मोल्स इसमें क्या बने हैं, वाटर के। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एक बैलेंस्ड इक्वेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है या असर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में अगर मेहमान आते हैं, हमें कोई घर का बड़ा फोन करता है कि घर में 2 आदमियों का खाना बना दें, तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। हम जो है बाजार जाएंगे, उसके लिए जो है वो राइस, आधा किलो राइस ले लेंगे, आधा किलो चिकन ले लेंगे, तो 2 मेहमानों को हम आसानी के साथ ये खाना खिला सकते हैं, ये बैलेंस्ड है। अगर बताने वाले ने ये नहीं बताया, बस इतना ही कह दिया कि आप जो है घर में खाना बना लें, मेरे मेहमान आ रहे हैं, फोन बंद हो गया, इसके बाद उससे कोई राब्ता नहीं हुआ, तो घर वाले सारे परेशान होंगे, कितना खाना बनाना है, क्या बनाना है, किस किस्म का बनाना है, कोई कंडीशन वाजा नहीं है, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि कितनी चीजें आप लेंगे और कितने आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। हमारे पास जो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन अमूमी तौर पर आ रहा होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास इसके बेसिक असम्पशंस हैं जो 2 हैं कि व्हाट इज द बेसिक असम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, तो वो आपको लिखने होते हैं।
पहला ये है कि तब हमारे पास पानी के 2 मोल्स बनेंगे जब 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर आपस में रिएक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल और रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, सारे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील होना होगा। सेकंड, नो साइड रिएक्शन अक्कर, कोई साइड रिएक्शन अक्कर नहीं होना चाहिए। अब इट डिपेंड अपॉन ऑन टू लॉस। फर्स्ट वन इज नाउन एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। हमारा यही एक कानून है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइड्रोजन है अब ये खत्म नहीं हो रहा, इट कैन बी चेंज इनटू वाटर, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मैटर जाया नहीं हुआ, ये पानी में। अब ये जो मैटर है पानी है, इसको या तो आप खेतों में डालेंगे तो वहां पे पौधे जो है इससे एनर्जी हासिल करेंगे, या हम खुद पिएंगे, तो दैट मैटर कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। उस एनर्जी को आप किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैटर जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता। सेकंड बात यह है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड होता है इट फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। हमारे पास ये पानी का एक फार्मूला है H2O, तो इसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ही ऑक्सीजन होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद आप 5-7 कर देते हैं, ऑक्सीजन 10-12 कर सकते हैं, तो ये पानी नहीं बनेगा। जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास चाय बनाने का एक स्टोइकियोमेट्रिक मेथड है कि 1 कप आपने दूध लेना है, 1 कप आपने पानी लेना है, 1 कप हमारे पास जो है वो चाय का बन जाएगा। अगर आप कहते हैं हमारी मर्जी, हमारे मेहमान हैं, हम जो चाहें हम करें, तो आप 1 कप जो है वो पानी का ले लेते हैं, लेकिन दूध का 1 चम्मच ले लेते हैं, और चाय जो होती है उसके अंदर पत्ती जो आप डाल रहे हैं उसका आपने आधा कप ले लिया। अब वो चाय नहीं बनेगी, कुछ और ही बन जाएगा, और जो जिस मेहमान को हमने पिलाना है वो फिर दोबारा हमारे घर में नहीं आएगा। अब स्टोइकियोमेट्रिक में हम मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस करते हैं, यानी रोजमर्रा जिंदगी में ये हमारे पास आ रही होती हैं। या तो हम किसी चीज में मास मास की रिलेशनशिप कर रहे हैं कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो भी आपको मैस में दिए गए हैं, ग्राम्स में, केजी में, पाउंड्स में दिए गए हैं, तो प्रोडक्ट को भी हम मास को मालूम कर रहे हैं। या प्रोडक्ट का अगर आपको मास दिया गया तो हम रिएक्टेंट के मास को मालूम कर रहे हैं। या हम किसी भी मैस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक चीज आपको ग्राम्स के अंदर दी गई है और दूसरी चीज को आपने लीटर में, वॉल्यूम में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर में मेजर करना है, तो ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है इसे हम कहते हैं मास मोल रिलेशनशिप, कि अगर एक चीज हमारे पास मैस में है तो हम उसका मोल मालूम कर लेंगे, अगर वो मोल में है तो हम उसका मैस मालूम कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, फिर ये ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। स्टिशोमेट्रिक कैलकुलेशन में अगर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये बहुत इजी होता है, जस्ट हमने कंपैरिजन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये ऑक्टेन है, जब इसको हम जलाते हैं तो इसके नतीजे में 16 मोल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा हो रहे हैं और 18 मोल्स जो है वो वाटर के पैदा हो रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। मतलब यह है कि अगर ऑक्टेन के पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि 2 मोल इस्तेमाल होंगे तो इसके 25 मोल हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन यह है कि अगर ऑक्टेन के आप 4 मोल कर देते हैं तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, क्योंकि इससे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी कर दें 2 से, तो ये 50 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि इसके अगर 2 मोल है तो ये 25 होगा, अगर इसका 1 होगा तो 25/2, अगर इसके 4 कर देते हैं तो मल्टीप्लाई इसके 50 हो जाएंगे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर इसका ऑक्टेन का हम 1 मोल कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे। देखिए ऑक्टेन के अगर 2 मोल थे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल हैं। अगर आप इसका 1 मोल कर देते हैं तो इसको आपने 2 पे तकसीम कर दिया तो इसका भी 1 मोल, इसके 8 मोल हो जाएंगे। तो जब इसका 1 मोल होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल हो जाएंगे। इसको भी 2 पे तकसीम कर दें तो वाटर के 9 मोल पैदा होंगे। इसके जो होंगे वो 12.5 हो जाएंगे तक, क्योंकि आपने सबको 2 पे तकसीम कर दिया। अब ये नेक्स्ट हमें कहता है कि अगर ऑक्टेन के आप 6 मोल कर देते हैं तो बताएं वाटर के कितने मोल पैदा होंगे। तो अब इसने 3 से इसे जरब दे दिया, यानी ये 2 मोल थे, जब इसे 3 से जरब कर दी गई तो ऑक्टेन के 6 मोल हो गए, तो वाटर के जो है वो 54 मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि 18 को भी आपने 3 से जरब दिया है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, ये 48 मोल हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 75 मोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जस्ट आपने कंपैरिजन करना होता है अगर ये किसी भी चीज के अंदर सिर्फ मोल के बारे में पूछ रहा होगा।
अगर स्टिशोमेट्रिक में कोई कैलकुलेशन जो है वो ऐसी पूछी जा रही है जिसमें मास का जिक्र आ रहा है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करेंगे, फिर उसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उसका मास ग्राम के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो हमें कहता है कि 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप यूज करें इस प्रोसेस में, तो ऑक्सीजन का कितना मास जो है वो रिक्वायर्ड होगा इन ग्राम्स बता दें। तो जब हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मोल से 8 मोल पे चले जाएंगे, यानी 2 पे आपने इसे तकसीम कर दिया, तो ऑक्सीजन जो है वो 12.5 मोल पे आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन के 12.5 मोल बनेंगे। अब इसका मास कितना होगा, तो ऑक्सीजन को 12.5 मल्टीप्लाई बाई 32, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 है, इससे हम जरब दे देंगे तो ये 400 ग्राम आएगा। इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा भी हो सकता है कि अगर इसके 8 मोल होते हैं तो बताओ ऑक्टेन का कितना मास होगा। 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच ऑक्टेन जो होता है इसका मास आपको रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपली जब इसके 8 मोल होते हैं तो ऑक्टेन का 1 मोल हो जाएगा, तो 1 मोल हम लिखेंगे मास बराबर है नंबर ऑफ मोल ज़रबे मॉलिक्यूलर मास, तो इसका 1 मोल हो जाएगा। तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसे 8 से ज़रब देंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है 18, तो ये 114 हो जाएगा। 114 को 1 से ज़रब देंगे तो ये 114 ग्राम जो ग्राम पर मोल जो होगा वो ऑक्टेन का हमारे पास मास बन जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास ना 14 ग्राम अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हो, सल्फ्यूरिक एसिड जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, तो ये बताएं K2SO4 का कितना मास बनेगा और वाटर का भी कितना मास होगा और कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। वेरी सिंपल है, आपने स्टोइकोमेट्री के अंदर जस्ट हमने नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना है, फिर जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो आप कॉमन फार्मूला यानी नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मास आ जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 14 ग्राम इनटू मोल्स, तो गिवन मास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वो 14 है, जब आप इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं जो कि 56 बनता है, पोटेशियम का 39 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, 56 आपने डिवाइड किया तो 0.25 मोल्स आ गए। अब सब कुछ क्लियर हो गया कि अगर इसके 2 मोल होते हैं तो K2SO4 का 1 मोल बनता है। अगर इसका 1 होगा तो अब आप इसको डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 0.125 मोल्स बनेंगे। अब सिंपल रह गया कि इसका मास कितना होगा, तो इसी मोल से आपने इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21.75 ग्राम जो है इसका मास आ जाएगा। अब हम इनके मोल्स को कंपेयर कर लेते हैं वाटर और QH को। QH के 2 मोल हैं तो वाटर के भी 2 मोल बने। अगर इसके 14 ग्राम के 0.25 थे तो वाटर के भी 0.25 मोल्स बनेंगे। तो पानी का अगर आपने मास मालूम करना है तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये 4.5 ग्राम आ गया। अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं तो सिर्फ आपने नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से ज़रब दे देनी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो पानी के जो मोल्स हैं वो 0.25 है, मोल इसके एवोगाड्रोस नंबर जो है वो 6.022 10 रेज़ पावर 23 है, तो ये 1.5 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वस्सलाम।